आज आप लोग जो है नागरिक का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। जितना दूर तक यदि किसी निश्चलगंज के बैच के हों चाहे जैतीपुर के बैच के हों, तो अगर जिसमें ऑब्जेक्टिव हो गया है, पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो समझिए पहला चैप्टर खत्म हो गया। और जिनका पहला चैप्टर में ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ है वो एक पन्ना खाली छोड़ देंगे, और ऑब्जेक्टिव जब आपको क्लास खुलेगा तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही बाकी है। तो जब तक आगे की ओर बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए चैप्टर दूसरा जो चैप्टर है नागरिक का, उसमें का हेडिंग है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। तो जो पहला चैप्टर पढ़े थे हमने उसको, उस चैप्टर में यह भी बताया था कि सत्ता में साझेदारी है, इसका मतलब सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन आप लोग को पहले भी बताए थे कि जब हमारे समाज में रहने वाले लोगों को, बल्कि वह किसी भी वर्ग का हो, मतलब किसी भी जाति का हो, उसको सत्ता में साझेदार बनाया जाता है, तब उसी को कहते हैं सत्ता में साझेदारी। आप खुद समझिए कि जब वोटिंग होने लगता है, वोट पड़ने लगता है, मतदान होने लगता है, तो क्या हमारे गांव में अलग अलग जाति रहते हैं, तो क्या कोई एक ही जाति जाता है वोट देने के लिए? नहीं। सरकार बनाने में सभी व्यक्तियों का प्रमुख योगदान होता है, तो इसी को कहते हैं सत्ता की साझेदारी। अब देखिए, जिस दल को बहुमत अधिक मात्रा में प्राप्त होता है उस दल की सरकार बन जाती है। उस दल की सरकार बन जाती है, वह दल वाला क्या करता है कि अपना जो कुछ विधायक है उसको किसी को कृषि मंत्री बना दिया, उसको किसी को रेल राज्य मंत्री बना दिया, उसको किसी को कोयला मंत्री बना दिया, वह जो है किसी को सड़क एवं परिवहन मंत्री बना दिया, किसी को जल संसाधन मंत्री बना दिया। तो अलग अलग भाग में डिपार्टमेंट बांट दिया जाता है। और बात ऐसा है कि कुछ कुछ जो शक्तियां हैं, कुछ कुछ पावर जो होता है वो केंद्र सरकार के पास होता है और कुछ कुछ राज्य सरकार के पास होता है। यानी ठेठ भाषा में समझिए कि मोदी जी हैं, उनके पास होता है, और यहाँ जो है नीतीश कुमार हैं मुख्यमंत्री, उनके पास भी है। ऐसा नहीं है कि राज्य का सब काम जो है केंद्र वाला ही कर देगा और केंद्र का सभी काम जो है वो राज्य वाला ही कर देगा। तो अंदर में अगर है करना, ऐसा नहीं है कि हाँ किसी राज्य के अंतर्गत अगर मान लीजिए सड़क बनाना है, तो सड़क बनवाना है तो क्या खाली नीतीश कुमार बना देते हैं सड़क? नहीं, उसके लिए जो है फंड आता है, केंद्र से आता है, और इसमें सेटिंग रहता है कि हाँ भाई 70% इस काम के लिए हम दे रहे हैं पैसा, तो 30% जो है पैसा आपको लगाना है। वैसे ही शिक्षा, तो शिक्षक को जो पेमेंट मिल रहा है, जितने सारे टीचर हैं सरकारी टीचर, उनको क्या एगो खाली नीतीश कुमार वेतन दे रहा है, यहाँ के मुख्यमंत्री दे रहा है? नहीं, वो केंद्र सरकार की ओर से वो पैकेज आता है, और उसमें यह फिक्स रहता है कि हाँ भाई हम इतना % दे रहे हैं, और बाकी आपको विभिन्न प्रकार के लगान के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से आपको जो आ रहा है तो वो आप खर्चा दीजिए कि हाँ भाई हम देंगे 40%, तो आप दीजिए 60%, ऐसा होता है। तो ये बात याद रखेंगे। और हाँ, कुछ कुछ ऐसा भी है जो एकदम बिल्कुल सरकारी सेवा, जैसे आर्मी है, आर्मी में है, BSF में है, तो ये सब है। तो इसका डिपार्टमेंट बटा हुआ है, इसका निश्चित थोड़ा है कि कौन राज्य में ही रहेगा, से अलग अलग जाता है। तो इसको राज्य सरकार से कोई मतलब नहीं है, राज्य सरकार इसको वेतन नहीं देता है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र वाला जो सरकार है वो देता है। यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच उनका जो शक्ति है, पावर है, उनके बीच में डिवाइडनेस हो गया है, यानी बंटवारा हो गया है कि हाँ भाई हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। इसको कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में यही सब के बारे में पढ़ना है, संघीय शासन के बारे में पढ़ना है, समवर्ती सूची के बारे में कि ये सब क्या है, कैसे होता है। तो लिखिए इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिए, पीछे वाला भी जिनको छूट गया है क्वेश्चन ये वाला बता देते हैं। लिखिए, सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? चलिए, तो आंसर में लिखेंगे, जब देश की सत्ता में, जब देश की सत्ता में, सत्ता में शासन, राजपट, जब देश की सत्ता में देश के अंदर रहने वाले, देश के अंदर रहने वाले सभी वर्गों को, सभी वर्ग का मतलब हो गया सब जाति को, देश के अंदर रहने वाले सभी वर्गों को हिस्सेदार बनाया जाता है,
हिस्सेदार बनाया जाता है तो इस व्यवस्था को सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। इस व्यवस्था को सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। फिर से लिख लें, जब देश की सत्ता में देश के अंदर रहने वाले सभी वर्गों को हिस्सेदार बनाया जाता है तो इस व्यवस्था को सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। हो गया टंच। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला लिखेंगे। सत्ता के विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? सत्ता के विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? सत्ता के विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? आंसर में लिखेंगे, सत्ता के विकेंद्रीकरण का अर्थ यह है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण का अर्थ यह है कि सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित न करके सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित न करके सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित न करके उसका विभिन्न स्तरों पर विभाजित किया जाता है। विभिन्न स्तरों पर विभाजित किया जाता है मतलब एक जगह सत्ता को न रख के उसको अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है। पूर्ण विराम देंगे। भारत में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन इसका उदाहरण है। मतलब दोनों का शक्ति अलग अलग होता है, केंद्र का और राज्य का। हो गया, ये हो गया सत्ता का विकेंद्रीकरण। अब क्वेश्चन नंबर अगला लिखेंगे, संघ राज्य का अर्थ बताएं। संघ राज्य मतलब संघ राज्य का मतलब क्या होता है? संघ राज्य का अर्थ बताएं। चलिए आंसर में लिखेंगे, जब सत्ता का विभाजन केंद्रीय कौमा देंगे राज्य या क्षेत्रीय स्तर एवं स्थानीय सरकारों के बीच वितरित कर दिया जाता है। वितरित माने बंटवारा, वितरित कर दिया जाता है तो उसे संघ राज्य कहते हैं। लेकिन सर्वोच्च सत्ता जो होता है वो केंद्र सरकार के हाथ में होता है, संघ राज्य कहते हैं। किंतु सर्वोच्च सत्ता केंद्र के पास होती है। हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला लिखेंगे, संघीय शासन की कोई दो विशेषताएं बताएं। अभी जो संघ राज्य कह रहा है उसका दो विशेषता बताना है। संघीय शासन की
कोई दो विशेषताएं बताएं। आंसर में लिखेंगे संघीय शासन की कोई दो निम्नलिखित विशेषताएं हैं। संघीय शासन की कोई दो निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे संघीय शासन व्यवस्था के सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसकी विभिन्न इकाइयों के बीच बंट जाती है। केंद्र सरकार और उसकी विभिन्न इकाइयों के बीच बंट जाती है। हो गया। पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है। पूर्ण विराम देंगे। लिखिए एक केंद्रीय स्तर की सरकार, एक केंद्रीय स्तर की सरकार, एक केंद्रीय स्तर की सरकार तथा दूसरी क्षेत्रीय सरकार, तथा दूसरी क्षेत्रीय सरकार। हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला लिखेंगे समवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं। समवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं। समवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं। तो देखिए याद रखिएगा कि समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है उन मामलों को शामिल किया जाता है जिस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को होता है। तो लिखिए आंसर में समवर्ती सूची में उन मामलों को शामिल किया जाता है। समवर्ती सूची में उन मामलों को शामिल किया जाता है जिस पर कानून बनाने का अधिकार, जिस पर कानून बनाने का अधिकार, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को होता है। केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को होता है। बस हो गया। अब नागरिक शुरू हुआ है तो पहला चैप्टर हुआ, दूसरा चैप्टर हो रहा है तो पहला वाला भी रिपीट करके रखिए, क्योंकि जितना रिपीट करिएगा उतने ही आप लोग के हित में अच्छा रहेगा। बस।